एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन थर्ड का आंसर बताऊंगी और फोर्थ का। मैंने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड कवर किया है, अब मैं थर्ड एंड फोर्थ का बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेडी? डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। ट्रेजेडी क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, उस टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। ये रहा उसका आंसर। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ट्रेजेडी? डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी। एक्चुअली ट्रेजेडी होता क्या है? ये एक तरह का प्ले है जिसमें सीरियसनेस को दिखाया जाता है और यूजुअली डिपिक्टिंग द डाउनफॉल ऑफ प्रोटागोनिस्ट। जो उसमें प्रोटागोनिस्ट होता है उसके डाउनफॉल को भी डिपिक्ट किया जाता है। द अर्लीस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी वॉज हैंडेड डाउन टू द एरिस्टोटले। एरिस्टोटले ने इसको कैसे डिफाइन किया? इसका डेफिनेशन ये है, ट्रेजेडी देन is a imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude in language, embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate part of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions। उन्होंने भी यही बताया कि ये एक कंप्लीट सीरियसनेस को दिखाता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, लैंग्वेज इम्ब्लेस्ड किया जाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंट्स का यूज़ किया जाता है। अरिस्टोटले ने ऐसे डिफाइन किया था। अरिस्टोटले का और 3 प्रिस्क्रिप्टिव डॉक्ट्राइन है जो कि यहाँ पे है। पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इन्होंने मिमेटिक आर्ट। मिमेटिक आर्ट वो होता है जिसमें साउंड नहीं होता है, सिर्फ एक्शन किया जाता है, विच टेक्स इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम लाइफ। और इसमें ये क्लेम करता है कि हिस्ट्री किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, वो हमारे पास्ट में जो इवेंट्स हो चुके हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। और ड्रामा किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? हमारी पॉसिबिलिटी को, जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में। इनका सेकेंड डॉक्ट्राइन था जिसमें स्टाइल, कैरेक्टर, फॉर्म एंड एक्शन को लिया गया था। थर्ड इनका था जिसमें फर्स्ट है ह्यूब्रिस, जिसमें हीरो हीरोइन के एरोगेंस को दिखाया गया है जो गॉड के अगेंस्ट होते हैं, गॉड के अगेंस्ट कोई भी एक्शंस लेते हैं। सेकंड उसमें था हेमेरथिया, जिसमें क्या है, द ग्रीक वर्ड मीन्स एरर। इसमें एरर, जो आपका हीरो हीरोइन है वो एरर, मिस जजमेंट करता है, गलतियाँ करता है। और थर्ड है आपका एनाग्रोनिसिस, जिसमें हीरो क्या करता है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता है। इस पार्ट में वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करता है, अपनी मिस जजमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद आता है आपका पेरिपेटिया। इसमें हीरो हीरोइन जो है, द सडन रिवर्सल ऑफ हीरोज फॉर्चून इज अ केस ऑफ ट्रेजेडी इज डाउनफॉल। इसमें उसका ट्रेजेडी डाउनफॉल होने लगता है, मतलब उसके कैरेक्टर को डाउनफॉल होने के सेंस में दिखाया जाता है। देन आता है आपका फिफ्थ, इसमें हीरो मर जाता है, हीरो को खो देता है प्ले, जिसको हम बोलते हैं कैथारसिस। उसके बाद ये उसके डीप में है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका आता है टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है ट्रेजेडी? पहला है रिवेंज ट्रेजेडी। इसमें क्या है, हीरो बदला लेने की कोशिश करता है किसी भी प्ले या किसी भी ड्रामा में, जिसको हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। सेकंड आपका आता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इसमें घरेलू हिंसा को दिखाया जाता है, कैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होता है, कैसे फैमिली में लड़ाई होती है, कैसे नेबर्स में होता है। तो ये क्या आता है, किसके अंडर में आता है? आपके डोमेस्टिक ट्रेजेडी में। ये इसके सारे पॉइंट्स से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये जो शेक्सपियर का ओथेलियो था, इसमें डोमेस्टिक ट्रेजेडी के बारे में दिखाया गया है। फिर हेवुड का जो अ वीमेन किल्ड विथ काइंडनेस है, उसमें भी डोमेस्टिक ट्रेजेडी ही दिखाया गया है। थर्ड टाइप से इसका हीरोइक ट्रेजेडी। इसमें क्या है, मोस्टली पॉपुलर ड्यूरिंग द इंग्लिश रेस्टोरेंट। हीरोइक ट्रेजेडी और ट्रेजी कॉमेडी यूजुअली यूज्ड बॉम्बास्टिक लैंग्वेज एंड एक्सोटिक setting to depict a noble heroic protagonist and their tournament in choosing between love and her। इसमें क्या है हीरोइक ट्रेजेडी में कि एक हीरो को चूज़ करना पड़ता है अपनी पर्सनल लव लाइफ को और पेट्रियोटिक ड्यूटीज़ को, इन दोनों में से उसे किसे चूज़ करना है। फिर आता है आपका सोशल ट्रेजेडी। इसमें सोशल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के इश्यूज़ को दिखाया जाता है, जो कि आपका हेनरिक इब्सन का और डॉल्स हाउस एंड घोस्ट वाला जो था प्ले, उसमें सोशल ट्रेजेडी को दिखाया गया है। फिर आपका आता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा एक्चुअली क्या क्या कवर करता है? थ्रिल्स कवर करता है, एक्साइटमेंट, सस्पेंस एंड रेस्क्यूज़। ये सारे किस में आते हैं? मेलोड्रामा के अंडर में आते हैं। फिर आपका आता है रोमांटिक ट्रेजेडी, जिसमें आप रोमांस दिखाया जाता है कि एंडिंग में क्या है, हीरो हीरोइन है अनहैप्पीली हो जाते हैं, उसके बाद हीरो हीरोइन जो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं वो मर जाते हैं। तो वो किस में आता है? आपका रोमांटिक ट्रेजेडी में। तो टोटल 6 टाइप्स है
जो रोमांटिक ट्रेजेडी है, मेलोड्रामा है, सोशल ट्रेजेडी है, हीरोइक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी है एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। ये टाइप्स लिख दोगे और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दोगे आप, तो वो एनफ है। Now come to the question number 4. How did the rise of the middle class influence literary writing in the 1950s? इसमें वो आपका मोहन राकेश का जो प्ले था हाफवे हाउस, उसमें किस तरह से मिडिल क्लास फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा है लिटरेरी के ऊपर 1950s में, उसके बारे में बताना है। मैं अब आपको आंसर दिखाती हूँ। ये है उसका आंसर। The silent upheaval in the wake or rise of the middle class pressed ever so persistently against deep social prejudices, with bitterness being the result in the general environment of this. प्रतिभा अग्रवाल said this. प्रतिभा अग्रवाल ने क्या कहा था इसके बारे में कि ये जो नई राइटिंग आई है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद मोहन राकेश की, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट प्राइमरीली और सिटी बेस्ड, सिटी ओरिएंटेड मिडिल क्लास राइटर्स। इसमें क्या है, सिटी बेस्ड मतलब सिटी के बारे में, सिटी में क्या क्या होता है उसके बारे में ओरिएंट किया गया है। व्हाट वन फाइंड्स देयर फॉर इन द राइटिंग ऑफ द लास्ट 30 to 40 years इन नोवेल एंड स्टोरीज, पोएम एंड प्लेज आर दिस मिडिल क्लास एवरन एंड द सिटी सर्कमस्क्राइब्ड प्रॉब्लम ऑफ द क्लास। आज के मिडिल क्लास, आज के जो मॉडर्न राइटर्स हैं वो मिडिल क्लास मैन जो है उनको रैप करके और उनके प्राइवेट प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं कि उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है। पर्सनल हैप्पीनेस एंड सॉरो, द फॉर्जिंग ऑफ वंस आइडेंटिफाई एज वेल एज पर्सनैलिटी, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज़, द पैरामीटर ऑफ द मैन वीमेन रिलेशनशिप। ये सारे क्या है, डिपिक्शंस है जो आज के मॉडर्न राइटर लिखते हैं अपने राइटअप्स में। उसके बाद जो इश्यूज़ है, दिस मेक्स द इशू सच एज मिडिल क्लास इन्वेरियन, पर्सनल हैप्पीनेस, मैन वीमेन रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड लॉनलीनेस। पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में दिखाया जाता है, मैन वीमेन के रिलेशनशिप के बारे में। जो मोहन राकेश का ये हाफवे हाउस है इसमें भी उन्होंने पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में ही दिखाया है कि कैसे सावित्री अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहती है, उसे फैमिली से कोई मतलब नहीं है। फिर मैन वीमेन के रिलेशनशिप के बारे में भी सावित्री कैसे डिफरेंट लोगों के साथ भी रिलेशन बनाना पसंद करती है। आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी कैसे बना रही है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनकर। लॉनलीनेस, उसके बाद लैंड में दिखाता है कि उसके साथ कोई नहीं रह रहा है, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। तो ये सारे क्या है, हाफवे हाउस के भी कोटेशन में आते हैं। उसके बाद जीपी देशपांडे जो थे, इन्होंने इस इश्यूज़ को थ्योरेटिकल लेवल में ले गए। जो उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद मॉडर्न ड्रामा क्या है, वेस्टर्न से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज से। वो अपने आप को मॉडर्निटी में दिखाना पसंद कर रहा है, अपनी जो जीनियर है उसका, जो उसका स्टाइल है वो सारा क्या है, मॉडर्निटी पर डिपेंड कर रहा है। In as much as it was a response to colonialism and imperialism, it was also a response to modernity, for colonialism and imperialism were modern phenomena. With the arrival of political independence, we do not quite have post-colonial theatre. उसके बाद आता है, द टर्म पोस्ट कॉलोनियल इज वन ऑफ द मेनी पोस्ट फ्रेजेज विच केम इन टू वर्ग्यू फॉलोइंग द फील्ड स्टूडेंट अपराइजिंग ऑफ 1968 इन फ्रांस. फ्रॉम पोस्ट मॉडर्निज्म टू पोस्ट कॉलोनियल seemed to have suggested that पोस्ट कॉलोनियल was over and gone. देशपांडे सजेस्ट दैट, वो यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि हमारे जो इंडियन लाइफ है, इंडियन लाइफ और उनके एथोज है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जस्ट शिफ्ट टू दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू एन आइडियोलॉजिकल प्लेन एंड डिफरेंट ग्लोबल इंटरेस्ट clashed with one another to sidestep the basic questions of redefining India's needs and requirements in an adjective manner. बेसिकली वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे मिडिल क्लास राइटर्स हैं वो इंडिपेंडेंस ख़त्म होने के बाद किस तरह से अपनी जेनियर को चेंज कर ले रहे हैं, स्टाइल को चेंज कर ले, पर्सनल लाइफ को भी दिखाने लग रहे हैं. Take the phenomenon of the early year of post-independence era as coinciding with a literary writer, an individual who lived at many levels, a householder, person with a job in the city. उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले की लाइफ कैसी थी, वो लोग जॉब कैसे करते थे सिटी में, उनकी सेंसिटिव ऑब्जर्वर कैसा था किसी भी ट्रेंड्स के बारे में, एंड एन आर्टिकुलेटर ऑफ अ कंक्रीट रेस्पॉन्सेज. ईच पोजिशन मेड हिम feel and think differently, and the overall process left him confused, if not altogether disoriented and broken. Thus came up the need to redefine one's role as a writer in the given situation. It goes the Mohan Rakesh's credit that he remained ever eager to learn and evolve, seldom sticking to things that he may have held dear. जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें क्या है, वीमेंस भी पार्ट ले रही हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में. तो हाफवे हाउस में दिखाया गया है कि किस तरह से जो सावित्री का हस्बैंड है महेंद्र नाथ, वो अपने आप को
एक घर में रखना पसंद कर रहा है कि मेरी वाइफ तो जॉब कर ही रही है, फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई है। ये भी एक मॉडर्निटी ही है जो हम वेस्टर्न से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का यही है एक्सप्लेनेशंस। बाकी अगले 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का।